नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल शिक्षा यूपी में। दोस्तों ये वीडियो आपकी सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस पर आधारित है, जिसमें हमने आपके लिए टॉप 120 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं, हर बार रिपीट होते हैं और इससे ज़्यादा बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जा सकता है। ये मेरा आपसे वादा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं हमारे प्रश्नों को। पहला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो पृथ्वी के केंद्र पर जो है वो गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अगला हमारा प्रश्न की अगर हम बात करें तो आ जाता है, भारतीय ज्योतिष में कुल कितने राशि तारा मंडल यानी नक्षत्र हैं? तो वो 27 हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह गैसीय नहीं है? तो दोस्तों सौर मंडल का कौन सा ग्रह गैसीय नहीं है? शनि ग्रह गैसीय नहीं है। दोस्तों हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहे हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। आपको ग्रहों का क्रम भी याद रखना है कि कौन से क्रम पर कौन से ग्रह आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले याद रखना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस तरीके से ये हमारे 8 ग्रह हो जाते हैं। इनका सही क्रम इस तरीके से आपको याद रखना है। आकार के हिसाब से क्या होगा वो भी हम आगे आने वाले प्रश्नों में आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस एक को स्थलीय ग्रह कहा जाता है? तो स्थलीय ग्रह कहा जाता है शनि ग्रह को। अगला है हमारा प्रश्न, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो तारे जो है, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए इस वजह से पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा तारे दिखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी भी प्रकार का जो है जीवन नहीं है? तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट जीवन होने के लिए? जल। तो जल नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। अगला अगर हम अपने प्रश्न की बात करें तो दोस्तों आ जाता है, खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है जिससे खगोलीय दूरी मापी जाती है? तो पारसेक जो है वो सबसे बड़ी इकाई है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़ हो जाता है ना प्रकाश वर्ष की। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी मापने का जो है वो इकाई है, लेकिन सबसे बड़ी जो है वो पारसेक है। अगला प्रश्न हमारा, किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के जो बीच की दूरी है, इसको अगर हम बताएं तो खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होगी? तो 4 जुलाई को होगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उसकी प्रक्रिया का नाम नाभिकीय संलयन होता है। कभी कभी जब ऑप्शंस में आ जाते हैं तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, विकिरण, इस तरीके से ऑप्शन जब मिलते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आपको याद रखना है, नाभिकीय संलयन जो है वो ऊर्जा के उत्पादन में सूर्य में होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ग्रहण किस प्रकाशीय घटना के कारण लगते हैं? तो जो ग्रहण होते हैं वो ऋजुरेखीय संचरण के कारण लगते हैं। चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है ना जी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपनी काल्पनिक दूरी पर एक बार की घूर्णन अवधि कितनी है? तो पृथ्वी की जो काल्पनिक दूरी है उस पर एक बार की घूर्णन अवधि है वो कितनी है? तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड की है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, शनि के सबसे बड़े चंद्रमा यानी शनि का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है उसका क्या नाम है? तो टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? तो डॉपलर प्रभाव जो है तारों और गैलेक्सियों की जो गति ज्ञात करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न हमारा, गैलीलियो का जन्म कहाँ हुआ था? तो गैलीलियो का जो जन्म है वो पीसा में हुआ था। गैलीलियो का जन्म जो है पीसा में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, किस खगोल वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी दूरी पर घूम रही है? तो ये आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया था। दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल को आए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके अपना सपोर्ट हमें जरूर करिएगा ऐसे ही शानदार प्रश्न के लिए। और वीडियो से अगली आपको जो करंट अफेयर से रिलेटेड सारे पूरे साल का करंट अफेयर आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर ने जो है प्रकाश का वेग मापा था। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा किस प्रकार वर्गीकृत की गई है? तो सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारी आकाशगंगा कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारी आकाशगंगा को दिखती है, सर्पाकार जिसे बोलते हैं, सांप के आकार की। अगला प्रश्न है हमारा, हमारी आकाशगंगा जिसे मंदाकिनी या दुग्ध मेला या मिल्की वे भी कहते हैं, नवमंडल में किस ऋतु में दिखाई देती है? तो शरद ऋतु में आकाशगंगा हमारी दिखाई देती है। आपने देखा होगा जो पुराने गाँवों में कहा जाता था कि वो हाथी के पैर की जैसी रास्ता बन जाती थी, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सी ना, तो वो हमारी आकाशगंगा ही होती थी। अगला प्रश्न है, उल्का क्या होता है? आपने देखे उल्का जो गिरते हैं जो चमकते हुए, वो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश हुए द्रव्य के जो अंश होते हैं उनको ही उल्का कहा जाता है। गैलेक्सी क्या है? दोस्तों गैलेक्सी आपको पता है, गैलेक्सी तारों का समूह होता है। अगला प्रश्न है हमारा,
आकाशगंगा मंदाकिनी ये सबसे पहले किसने देखी थी? तो गैलीलियो ने देखी थी। आपको पता है दोस्तों कि गैलीलियो जो सबसे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे, जब ये आकाश में पहले इनके पास जब दूरबीन वगैरह नहीं हुई थी, इन्होंने दूरबीन की खोज नहीं की थी, तो आकाश में जो ग्रहों की जो स्थितियों को देखकर ये ज़मीन पर इस तरीके से ये उनकी स्थितियों को बनाते थे, ग्रहों की आकृतियों को बनाते थे। पता लग जाता था कि इस तरीके से कौन सी ग्रह आकृति का था। पता इनको चला था यूरोप में एक तरीके की एक दूरबीन बनी है जिससे कि ग्रहों को देखा जा सकता है। तो ये बड़े आतुर थे कि वो वो जो दूरबीन है वो मुझे मिल जाए। लेकिन उन्होंने फिर अपने पास से इन्होंने एक दूरबीन का निर्माण किया जिसके ज़रिए इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे पहले आकाशगंगा को देखा था। अगला प्रश्न है हमारा, तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है, वैदिक संहिता में कितने नक्षत्रों का उल्लेख है? तो 27 का है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कौन सा स्टार नहीं पाया जाता है? तो ब्रिटल स्टार जो है वो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। अगला प्रश्न, रात्रि के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सीरिक्स या इसको डार्क स्टार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, प्रैक्सिमा सेंचुरी में है ये। अगला प्रश्न, सौरमंडल में शामिल है आकाशगंगा एवं निहारिकाएं जो हैं वो सौरमंडल के अंतर्गत आ जाती हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो किसी तारे के जीवन चक्र का प्रारंभ कब होता है? तो ये कहा जाता है आकाशगंगा से तीसरी भुजा में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के संगठन से जो है किसी तारे के जीवन चक्र का प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न, तारे में ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन गैस के संलयन के कारण जो है तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपको पता है सूर्य भी हमारा एक तारा ही है। अगला प्रश्न है, किसी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उसके ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? उसके ताप पर। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ब्लैक होल का जो सिद्धांत है वो एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 89। किसी रंग के तारे का तापमान सबसे अधिक होगा, किस रंग में होगा? तो नीले रंग में जो है किसी भी तारे का तापमान सबसे अधिक होगा। अगला प्रश्न है, किसी तारे के अंत का प्रारंभ किस अवस्था से माना जाता है? तो रक्त वामन से माना जाता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी बिल्कुल ना करिएगा और अपने दोस्तों को भी ये प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, उनको भी फ़ायदा मिल सके। अगला प्रश्न, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? तो कृष्ण छिद्र उसको बोला जाता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी सूर्योच्च कहलाती है। यह स्थिति कब आती है? तो ये सूर्योच्च वाली जो स्थिति है वो 4 जुलाई को आती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य से विकृत ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? तो लघु तरंगों के रूप में पहुंचती है। ऑप्शंस आपको अगर हम देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करा पाएंगे, इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि वन लाइनर में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस अवेलेबल करवा दें, जिससे आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। आपका अभी पैट का एग्जाम भी लगा हुआ है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर कब होती है? तो जनवरी महीने में होती है और डेट की बात करें तो 3 जनवरी को होती है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, कोरोना ग्राफ एक उपग्रह है जिसके द्वारा क्या मापा जाता है? तो कोरोना ग्राफ के द्वारा क्या मापा जाता है? तो अंतरिक्ष में जो तूफान उठते हैं वो कोरोना ग्राफ के जरिए मापे जाते हैं। ठीक है ना। इसको कोरोना ग्राफ से मतलब ये मत समझ लेना कोरोना वायरस को मापा जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष में जो तूफान उठते हैं उनको मापा जाता है। अगला प्रश्न, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आपको सबको पता है, सूर्य का प्रकाश। जब बच्चा छोटा होता है, हाल ही का न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, कहा जाता है डॉक्टरों के द्वारा कि इसको सुबह की धूप जरूर दिखाइए। उसी लिए कहा जाता है क्योंकि सुबह की जो धूप का प्रकाश होता है सूरज का, वो बच्चों की हड्डियों को मजबूत करने में बहुत सहायता देता है। विटामिन डी से हड्डियाँ मजबूत होती है ना। चलिए अगला देखते हैं, हमारा प्रश्न क्या है, सूर्य की बाहरी सतह से ऊर्जा किस रूप में विकृत होती है? तो फोटोन बंडलों के रूप में विकृत होती है यानी निकलती है। पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड आकार है। तो पृथ्वी का जो जियोइड आकार किस कारण होता है? तो घूर्णन के कारण होता है ना। अगला प्रश्न हमारा, पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य से दूर क्यों रहती है? क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण दाब के कारण होती है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा, ग्रहों या उपग्रहों के मार्ग को क्या कहा जाता है? जो आपको पता है सूर्य के चारों तरफ जो उपग्रह इस तरीके से चक्कर लगाते हैं तो उनको ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ किस अवस्था में रहते हैं? तो प्लाज्मा अवस्था में रहते हैं। तो सूर्य के केंद्र में पदार्थ उपस्थित होते हैं वो प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में होती है? तो कार्बन चक्र में होती है। हीलियोथेरेपी किससे संबंधित है? तो सूर्य के प्रकाश द्वारा रोगों की चिकित्सा, जो सूर्य के प्रकाश द्वारा रोगों की चिकित्सा की जाती है उसको हीलियोथेरेपी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति की अधिकतम गति कहाँ पर होती है? तो भूमध्य रेखा पर होती है। आपको पता है ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी की जो बीचों बीच रेखा होती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न हमारा, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो 28 किलोमीटर। यानी जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है
ठीक है ना। जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो 1 मिनट में करीब करीब इस तरीके से यहाँ तक यहाँ आने में मान लो उसने 28 किलोमीटर की दूरी 1 मिनट के अंदर अंदर तय कर रही थी। कहीं कहीं भी 27 किलोमीटर भी दे रखा है, तो आप आइडिया लगा लेना 27-28 का बिल्कुल सही रहता है वैसे, ठीक है। अगर 27 और 28 दोनों दे रखे तो आप 28 को ही टिक करिएगा। अगला प्रश्न हमारा, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 में नासा ने मंगल ग्रह के लिए जो अंतरिक्ष यान छोड़ा था उसका क्या नाम था? तो मार्स ओडिसी उसका नाम था, जो 2001 में छोड़ा गया था मंगल ग्रह के लिए। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी कितनी है? वैसे आपको पता है 15 करोड़ किलोमीटर, जब लेकिन मिलियन वगैरह में दे रखा होता है तो 149.6 मिलियन किलोमीटर के रूप में आप जानेंगे उसको। अगला प्रश्न हमारा है, कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह यानी अथवा चंद्रमा है? तो बृहस्पति की जो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में एक ऐसा ग्रह है जिसने अपने ग्रह होने की उपाधि खो दी, मतलब उसको ग्रह नहीं कहा जाता है, वो प्लूटो है। क्योंकि होता क्या था कि जैसे ये सूरज है, सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में हर एक ग्रह चक्कर लगाता है, हर एक ग्रह एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। लेकिन प्लूटो मान के चलो अगर यहाँ पर है और इसकी कक्षा आज ये है, इस तरीके से लगा रहा है, तो कल को ये को यहाँ से आ जाए, कल को यहाँ से आ जाए, इसकी कोई निश्चित कक्षा नहीं थी। ये मतलब कक्षा से इधर उधर भाग जाता है, बड़ा बदतमीज टाइप का बच्चा था। तो इसलिए इसको अब ग्रह होने की उपाधि इसकी हटा दी गई, ये भी ग्रह नहीं माना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा, किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? पृथ्वी जो गोलाकार की बात किसने कही थी? तो अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। सबसे पहले किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस, धूल और कणों से हुई है? तो ओ श्मिट जो हैं उन्होंने सबसे पहले ये बताया था। अगला प्रश्न हमारा, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध ग्रह जो ऐसा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो आ जाते हैं, सौर मंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में पड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सही क्रम नहीं पता है तो आप गलत कर जाएंगे। तो शुक्र और मंगल के बीच में जो है हमारी पृथ्वी पड़ जाती है, क्योंकि बुध, शुक्र, पृथ्वी और फिर मंगल आ जाता है, ठीक है ना। तो अगला हमारा प्रश्न है, किसने न्यूटन के पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? तो ये ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था कि सारी जो वस्तुएं हैं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण के ही कारण होती हैं। न्यूटन ने तो बाद में बताया था। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यान मैगलन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो ये मंगल ग्रह पर भेजा गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को भोर का तारा, सुबह का तारा, सांझ का तारा, इन अन्य नामों से भी बुलाया जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा, वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ऐसे दोनों ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। कभी कभी सिर्फ इतना ही दे रखा होता है 8 मिनट, लेकिन आपको पूरा टाइम पता होना चाहिए, 8 मिनट 18 सेकंड लगता है। अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन की, तो पृथ्वी के व्यास कहा जाता है। पृथ्वी का व्यास कितना है? तो पृथ्वी का व्यास जो है 12,800 किलोमीटर है, यानी कि पृथ्वी इतनी बड़ी है और यहाँ से यहाँ तक पूरा जो व्यास है पृथ्वी का ये 12,800 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। कई लोग 23.5 अंश बता देते हैं ना, वो 23.5 अंश नहीं होती है, 66.5 डिग्री झुकी हुई होती है। वो कर्क रेखा और मकर रेखाएँ होती हैं 23.5 डिग्री पर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, महाविस्फोट सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, महाविस्फोट सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो 2 हैं, यानी 2 उपग्रह हैं उसके, दोनों के नाम है फोबोस और डेमोस। कभी कभी प्रश्न इस तरीके से बन जाते हैं, फोबोस निम्न में से किस ग्रह का चंद्रमा है, यानी किस ग्रह का उपग्रह है? तो आपको पता होना चाहिए मंगल ग्रह का है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी डेथ वैली किसका उदाहरण है? तो ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण होता है, ठीक है ना। कहाँ पर है? दक्षिण कैलिफोर्निया में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है। आपको पता है क्षोभ मंडल इस तरीके से लिखा होता है, थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों, ठीक है ना, क्षोभ मंडल है, ठीक है। अगला प्रश्न चलिए हम बढ़ते हैं, वह परत जहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल भी कमी नहीं होती है तो वो समताप मंडल कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समताप मंडल में परावैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो ओजोन के द्वारा अवशोषित किया जाता है। मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं। आपसे मेरा प्रश्न है, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न हमारा, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा।
इक्विनॉक्स वर्ष में 2 बार जब दिन और रात बराबर होते हैं तब होता है। तो उनकी डेट अगर पूछी जाती है तो कब होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को वर्ष में 2 बार होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें तो ओजोन छिद्र कहाँ पर अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो ध्रुव पर जो है ध्रुव होते हैं वहाँ पर ओजोन छिद्र बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है संघनन का एक रूप जो दृश्यता कम कर देता है साथ ही साथ समस्याएं पैदा करता है, सब कौन सा है, तो कुहासा है। ऑप्शन में आपको कोहरा, धुंध ये सब दिखाई पड़ेगा, लेकिन राइट आंसर आपका किसके साथ जाएगा, कुहासा के साथ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके वीडियो को शेयर कर दें। अगला प्रश्न है वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन, आयतन लिखा है दोस्तों, आयन होगा यहाँ पर, धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है, क्या कहलाता है, तो आयनोस्फीयर कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी होती है दोस्तों, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी होती है, तो थर्मोस्फीयर होती है, सबसे गर्म परत होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, तो एक्सोस्फीयर कहलाती है। पृथ्वी के जो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को एक्सोस्फीयर कहते हैं, यानी बहिर्मंडल भी कहा जाता है इसको हिंदी में, ठीक है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। बादल किस के परिणाम होते हैं, तो संघनन के कारण जो है बादल के बनते हैं। अगला प्रश्न हमारा सूर्य तब पृथ्वी की सतह पर किस रूप में पहुंचता है, तो सूर्य तब सूर्य का प्रकाश जो होता है पृथ्वी पर लघु तरंगों के रूप में पहुँचता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है, तो दोस्तों वो सबसे विद्यमान अक्रिय गैस है आर्गन। हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है, तो हमारा वायुमंडल दोस्तों 5 परतों में बटा हुआ है, जिसको हम लोग पता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इस तरीके से जो है हमारी 5 परतों में बटा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है वायुमंडल की घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वायुमंडल की घटना के अध्ययन को मौसम विज्ञान कहा जाता है, जिसमें वायुमंडल की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मीटीरियोलॉजी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मीटीरियोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे अगर बात करें तो पृथ्वी का अपना वायुमंडल होने का क्या कारण है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है पृथ्वी का अपना वायुमंडल होता है। अगला प्रश्न हमारा विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो दोस्तों बरखोयांसक जो है विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, बरखोयांसक। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है, तो जल चक्र में है। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है, जल चक्र में है। आपको ऑप्शन में कभी कभी कार्बन चक्र वगैरह भी दे रखे होंगे, लेकिन राइट आंसर आपका जल चक्र के साथ जाना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़े होंगे तो जल चक्र के साथ जाएगा। अगला प्रश्न पृथ्वी के ऊपर जो ओजोन परत है वह वायुमंडल के किस परत में है, तो समताप मंडल में है। ओजोन परत कहाँ पर है, समताप मंडल में होती है, ठीक है ना। यही प्रश्न बनते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है दोस्तों। अगला प्रश्न मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो जेट स्ट्रीम नामक जो पवन पट्टी होती है कहाँ पर पाई जाती है, तो जेट स्ट्रीम जो है ऊपरी क्षोभ मंडल में पाई जाती है। निशादीप्ति मेघों का निर्माण कहाँ होता है, तो निशादीप्ति जो मेघ यानी बादल होते हैं उनका निर्माण मध्य मंडल में होता है। कहाँ पर होता है, मध्य मंडल में होता है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो नेफ्रोमीटर से रिलेटेड है, तो नेफ्रोमीटर के किसका मापन किया जाता है, तो नेफ्रोमीटर से बादलों की दिशा और गति कि किस दिशा में बादल जा रहे हैं, कितनी स्पीड से जा रहे हैं, ये नेफ्रोमीटर से पता लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बादल किसके कारण तैरते रहते हैं, तो दाब के कारण तैरते रहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन रात किस कारण होते हैं, तो भू परिभ्रमण के कारण होते हैं, भू परिभ्रमण के। ऐसा ना भू परिक्रमण मत लगा देना, परिक्रमण और परिभ्रमण में बहुत अंतर होता है। तो ये दिन रात जो होते हैं भू परिभ्रमण के कारण होते हैं, ठीक है ना। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं, तो भूमध्य रेखा पर जो है वर्ष भर रात और दिन बिल्कुल बराबर होते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन छिद्र बनने के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। जो स्ट्रेटोस्फीयर में हमारी जो ओजोन छिद्र बनाती है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, सबसे खतरनाक गैस होती है। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले से नोट डाउन कर लीजिए। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, तो रॉबर्ट पियरे ने की थी। और अगर हम बात करें दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी, तो एडमंड सेन ने की थी। देखिए प्रश्न बड़े से थोड़ा बाद में पहुंच गया है। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी, एडमंड सेन ने। उससे पहले का हमारा प्रश्न है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो 13 किलोमीटर जो है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई होती है। अगला हमारा प्रश्न है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो मध्य रात्रि का जो सूत्र है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो केपलर ने जो है ग्रहों की गति के नियम को
प्रतिपादित किया था। अगला अगर हम हमारे प्रश्न की बात करें तो आ जाता है आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है। तो अगर इनके अवरोही क्रम की बात करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हमारा पहले बृहस्पति बड़ा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति हो जाएगा, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। अगर इसका आरोही क्रम पूछ लेता है तो यहाँ से आपको बुध से स्टार्ट कर देना है और बृहस्पति तक आ जाना है, ठीक है ना। तो आकार की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, हमारा बृहस्पति हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा कौन सा कहलाता है। तो अभिनव तारा जो है उसको विस्फोटक तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉपरनिकस ने जो है सौर प्रणाली की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, बाद में आप नोट डाउन करते रहा करिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो उपसौर कहा जाता है ना। अगला प्रश्न है शनि के जो रिंग्स हैं उनकी खोज किसने की थी। तो गैलीलियो ने की थी। मैंने आपको बताया था अभी कि गैलीलियो ने जो दूरबीन बनाई थी उससे उन्होंने शनि ग्रह को देखा था, तो उसके चारों तरफ घूमते हुए उन्होंने छल्ले देख लिए थे। तो शनि ग्रह के जो रिंग्स हैं वही गैलीलियो ने सबसे पहले इनकी खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा सागर में वृहत ज्वार कब उठता है। तो सागर में वृहत ज्वार कब उठता है, पूर्णमासी और अमावस्या के दिन उठता है। अगला प्रश्न है ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी। तो एस चंद्रशेखर ने सबसे पहले ब्लैक होल की जानकारी दी थी। अगर हम आपसे अगला प्रश्न की बात करें तो आसमान का रंग कैसा होता है। तो आसमान का रंग काला होता है ना, नीला मत लगा देना। बहुत से लोग कहते हैं नीला नीला आसमान, गाना आपने सुना होगा ना। तो आसमान का रंग होता है काला। अगला प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन है वो 22 दिसंबर को होता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है। तो चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है, चंद्रमा पर है। अगला हमारा प्रश्न है सूर्य की बाह्य परत को क्या कहा जाता है। तो किरीट कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है। सूर्य जैसे ये हमारा सूरज होता है ना, तो इसकी जो बाहरी परत होती है ये किनारे किनारे का ऐसा, ये इसको किरीट या कोरोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण दोस्तों जो है पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। डायमंड रिंग की घटना कब घटित होती है। सूर्य ग्रहण के दिन होती है। कैसे होती है हम आपको बताते हैं। ये मान लो हमारा सूर्य है और ये जब सूर्य ग्रहण लग जाता है तो मान के चलो ये सूर्य ग्रहण लग गया तो ये किनारे किनारे का जो हिस्सा बचता है ये चमकता रह जाता है। क्या करता है, ये चमकता रह जाता है। तो ये रिंग की तरह लगता है, देखने में एक रिंग जैसी लगती है, चमकती हुई रिंग, इसलिए इसको डायमंड रिंग कहा जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है। तो अरुण ग्रह है जो पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। अगला प्रश्न है चंद्रमा के उच्चतम पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो 3500 फीट है। उसका नाम है लिबनिट्ज पर्वत। क्या नाम है, लिबनिट्ज पर्वत। अगला अगर हम प्रश्न अगर बात करें तो आ जाता है हमारा विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और अगला ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं। तो जॉर्ज लेमेंथियर जो हैं बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक माने जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और इनसे आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आपसे हमारा सपोर्ट करने का एक ही गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। धन्यवाद।